Class 10 History, Chapter 3 2.2 Rebellion in the Countryside। ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो from the cities of the non-corporation movement spread to the countryside, it drew into the fold the struggle of the peasant and the tribals, such developing in the different part of India in the year of the war। अगर यहाँ देखा ये कहा जा रहा है कि शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात या गांव में फैला। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में किसानों आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में के साथ आ गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। किसानों से भारी भरकम लगान तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन हटा दिया जाता ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगान खत्म हो और दमनकारी जो जमींदारों की नीतियाँ थी उसको का भी उन्होंने बहिष्कार किया था। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायत में नाई धोबी बंद का फैसला लिया गया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत किया और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में गांव में संगठन की 300 संगठन किया और महीने भर में इस इलाके में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों का एक संगठन बनकर तैयार हो चुका था। अगले साल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष की इसमें सबूत में विकसित हो चुके थे, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में आंदोलन फैला तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थान पर स्थानीय नेता किसानों को समझ नहीं आ रहा था कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। इसके साथ साथ ही आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में गोंडम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष का कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ ही वन्य क्षेत्रों की तरह अंग्रेजी सरकार बड़े बड़े जंगलों के लोगों के भी दाखिल होने पर पाबंदी लगाती जा रही थी। इन जंगलों में ना तो मवेशी को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लकड़ी फल बीज ही अब आप ले जा सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान गुस्सा में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई थी बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी उनसे छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीतारमन एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ, चमत्कारिक शक्तियाँ, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य कर सकते हैं जब गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि ईश्वर का वो अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया था। उन्होंने यह दावा किया था कि भारत में अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद किया जा सकता है। गुडी विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाया गया। 1924 में राजू को फांसी दी गई। राजू अपने लोगों के बीच एक लोकनायक बन चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्वराज प्लांटेशन, बागानों में स्वराज, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।